जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम अच्छे ढंग से चल रहा होगा। ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 57 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। साथियों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हिंदी में भौकाल मचा दिया है, वैसे ही आज जीके जीएस में भी भौकाल मचा देंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, भौकाल मचा हुआ आपको मिलेगा। आप लोग 15-20 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा साथियों, क्योंकि आप 15-20 मिनट अगर देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप समय दे देते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के अवश्य जाएंगे। और साथियों आप लोग 100% 25 क्वेश्चन है तो आप 50-60 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन सीख के जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? मैकमोहन रेखा, जिन्नाह रेखा, डूरंड रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा? तो कौन सी रेखा है साथियों? डूरंड रेखा है। ठीक है, तो चलिए हम और भी रेखाओं के बारे में बात करते हैं। भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं साथियों। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों ये पॉइंट। ताप्ती नदी द्रोणी राज्य में फैली हुई है, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? तो कहाँ फैली हुई है? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। अब देखिए आप लोग, ताप्ती या ताप्ती नदी, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी और घाघर। ठीक है, ये हैं पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां। और भारत में पूर्व की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनकी भी बात कर लेते हैं साथियों। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, स्वर्णरेखा, पेन्नार, वैगई आदि। ठीक है, तो ये पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों, WPI का पूर्ण रूप क्या है? होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड प्रोडक्ट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो साथियों क्या होगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है WPI का पूर्ण रूप। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। एक मुद्रा स्फीति संकेतक है जो खुदरा में बेचे जाने से पहले वस्तु के समग्र मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। WPI बराबर होता क्या है? थोक मूल्य सूचकांक बराबर होता है वर्तमान मूल्य बटे आधार अवधि मूल्य इनटू 100। यही होता है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक का फार्मूला। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें साथियों तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 2008 में स्थापित हुआ। और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1948 में स्थापित हुआ। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें साथियों तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं और भी पंचवर्षीय योजना के बारे में जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है साथियों, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना के तहत साथियों बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया गया, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना एवं भाखड़ा नागल परियोजना आदि। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब पॉइंट को। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों तो 1956 से 1961 तक चलती है और यह जो है PC महलनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है और इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में इस्पात कारखानों की शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों तो 1961 से 1966 तक चलती है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1964 में बोकारो जो कि झारखंड में है एक इस्पात कारखाने की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई। और इस योजना के असफल होने का प्रमुख जो कारण रहा वो भारत चीन युद्ध रहा तथा भारत पाकिस्तान युद्ध रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों तो 1969 से 1974 तक चलता है। इस योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना है साथियों 2012 से 2017 तक चली। ठीक है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि थी।
अगला प्रश्न है साथियों, ओजोन एक अपर रूप है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ओजोन किसका एक अपर रूप है? तो साथियों ऑक्सीजन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन ओजोन, ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। ऑक्सीजन का त्रिपरमाणविक अपर रूप है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीडेंट डाई ऑक्सीजन से अधिक है और इसमें ऑक्सीकरण से संबंधित कई औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोग हैं। साथियों हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? तो सूर्य के प्रकाश की अगर बात हुई तो साथियों विटामिन डी जो है आपको बताना ही बताना होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यानी विटामिन डी। तो चलिए और भी विटामिन के बारे में बात करते हैं, उनके रासायनिक नाम जानते हैं और कमी से होने वाले रोग के बारे में और कैसे दूर होगी। विटामिन डी की बात करें साथियों, स्रोत है सूरज की रोशनी, तैली मछली, दूध। कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है, हड्डी मुलायम हो जाना रिकेट्स में। और विटामिन और स्रोत, विटामिन ए की बात करें तो साथियों स्रोत है दूध है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। और स्रोत की बात करें कहाँ से मिलता है विटामिन ए? दूध, मक्खन, पनीर, कॉड लिवर तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाने से आपको विटामिन ए मिलेगी। कमी से होने वाला जो रोग होता है साथियों वो रतौंधी होता है। विटामिन बी की बात करें तो साथियों इनका जो स्रोत है मछली के अंडे, डेयरी उत्पाद, हरी सब्जियां। कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। और विटामिन सी की बात करें साथियों तो साइट्रस, संतरा जैसे कीवी, नींबू, अंगूर हुआ, टमाटर, स्ट्रॉबेरी आदि से विटामिन सी प्राप्त होते हैं, ये स्रोत है। और कमी से होने वाला जो रोग है साथियों वो स्कर्वी है, मसूड़ों में जैसे सूजन आ जाना, खून आना, ये सब ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड जो है इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और विटामिन डी का जो है वो कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा साथियों। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? सरायकेला, खरसावां, रांची, दुमका या फिर गुमला? तो साथियों सरायकेला, खरसावां। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का तीरंदाजी खेल से पुराना नाता रहा है। अर्जुन मुंडा ने वर्ष 2004 में सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना की थी। अर्जुन मुंडा जिला तीरंदाजी संघ के संरक्षक भी हैं। उन्होंने सरायकेला खरसावां जिला के तीरंदाजों को आगे बढ़ाने का काम किया। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा संघ की अध्यक्षा हैं। मुंडा ने राज्य की मुख्यमंत्री रहते वर्ष 2006 में सरायकेला के दुगनी में तीरंदाजी अकादमी की भी स्थापना की थी। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, पीसी दत्त, आरसी भंडारकर, आरसी दत्त। साथियों आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, अभी इसी क्वेश्चन में मिलेगा। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो साथियों आरसी दत्त। ठीक है। अब आपको बताना है दादा भाई नौरोजी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका बताना है कि कौन सी प्रमुख पुस्तक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए साथियों आरसी दत्त की बात करें तो आरसी दत्त का जो पूरा नाम है साथियों रमेश चंद्र दत्त है। एक भारतीय सिविल सेवक, आर्थिक इतिहासकार और रामायण और महाभारत के अनुवादक हैं। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अन्य पुस्तकें हैं इनकी द एपिल ऑफ द भारत महाभारत, द पिंजेटरी ऑफ बंगाल। ठीक है। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, विंबलडन है या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है? तो साथियों विंबलडन है। ठीक है। विंबलडन इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है 1877 ईस्वी में। विंबलडन सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे विश्व स्तर पर सबसे पुराना सक्रिय टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है और प्रत्येक वर्ष जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन साथियों इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है 1881 ईस्वी में। फ्रेंच ओपन की बात करें तो रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है 1891 में। ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत होती है 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? सिमोन बाइल्स, केटी लेडिकी, उसेन बोल्ट या फिर माइकल फेल्प्स? तो सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं वो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं साथियों। ठीक है। माइकल फेल्प्स यूएसए के हैं, एक पूर्व प्रतिस्पर्धी तैराक हैं। पदक रिकॉर्ड है इनके नाम 28 पदक है और 23 स्वर्ण पदक है, 3 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। ठीक है। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? 18 मार्च, 15 जनवरी, 2 फरवरी या फिर 19 दिसंबर? तो साथियों 2 फरवरी। ठीक है। 2 फरवरी रामसर सम्मेलन के अनुसार 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। रामसर कन्वेंशन 1971 आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। भारत में सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो सुंदरबन है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मई 2023 तक भारत में 75 रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा। वे नियम हैं जो दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद हैं।
बैंडविड्थ, नेटवर्क सरफेस यूनिट, प्रोटोकॉल, डोमेन नाम। तो वे नियम हैं, कौन से नियम हैं? तो साथियों प्रोटोकॉल वे नियम हैं जो दूर संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद हैं। साथियों आप लोग उबिएगा मत, क्योंकि अक्सर पढ़ाई करते वक्त आपका मन भटकता है, तो आप लोग अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई करिएगा। 20-25 मिनट की बात होती है, इससे ज़्यादा नहीं। इतना टाइम दे देंगे तो आपका, अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपको सीखने को मिल जाएगा, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ दिन तक और वो चलेगा। तो साथियों इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा, आप लोग वीडियो में बने रहा करिए, क्योंकि 15-20 मिनट रुकने से आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल बैंडविड्थ एक निश्चित समय में इंटरनेट कनेक्शन पर ट्रांसमिटेड डेटा की अधिकतम मात्रा है, जो डोमेन नाम एक यूनिट, याद रखने में आसान एड्रेस है, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक, जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो समझ गए बात को। मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है साथियों? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, मुख्यमंत्री मिड डे मील स्कीम, मुख्यमंत्री भोजन योजना या फिर मुख्यमंत्री जन भोज योजना। तो क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो साथियों कैलाश मंदिर के अंदर स्थित है खंडगिरी गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं या फिर एलिफेंटा की गुफाएं। तो कैलाश मंदिर के अंदर स्थित हैं। कैलाश मंदिर कौन सी गुफा के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो साथियों एलोरा की गुफाएं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं बेरुल गुफाएं जिन्हें हम कहते हैं, औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, स्थित है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद के शिलालेखों वाला एक बहुधार्मिक रॉक कट गुफा परिसर है। कैलाश मंदिर एक चट्टान गुफा मंदिर है, दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना। अजंता की गुफाएं जो है साथियों वो भी औरंगाबाद में स्थित है। 29 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है। और खंडगिरी और उदयगिरी गुफाएं की बात करें तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है साथियों, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या फिर राजनाथ सिंह। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया साथियों? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, एक देश एक चुनाव समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, जिसके बाद यह रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है, जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। तो कौन से वो भारतीय खिलाड़ी हैं? ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, उधम सिंह कूलर, भरत कुमार छेत्री। तो साथियों ध्यानचंद्र हैं। कौन है? मेजर ध्यानचंद्र जी हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद्र की वियना में एक मूर्ति है, जिनमें 4 हाथ हैं और चारों में हॉकी स्टिक है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया ठीक है के निवासियों ने 4 हाथों और 4 हॉकी स्टिक के साथ उनकी एक मूर्ति स्थापित की, जो गेंद पर उनके नियंत्रण और महाभारत को दर्शाती है। मेजर ध्यानचंद का जन्म की बात करें साथियों 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रत्येक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं, ये 3 ओलंपिक में। ठीक है, ध्यानचंद की आत्मकथा लक्ष्य 1952 में प्रकाशित हुई। उन्हें 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास की घोषणा की थी। 1948 में। ठीक है, हॉकी से संन्यास ले लिया। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ। तो साथियों इंद्रप्रस्थ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंद्रप्रस्थ। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त साक्ष्य हैं। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर के केसेस के बाद अलर्ट जारी किया? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल। तो साथियों केरल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। केरल ने अलर्ट जारी किया है। केरल में वेस्ट नाइल फीवर के केसेस देखे गए, जिसमें 5 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद केरल में हाई अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? गदर आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर वंदे मातरम आंदोलन। तो क्या कहा गया साथियों? वंदे मातरम आंदोलन कहा गया आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता टाउन हॉल से शुरू हुआ। विभाजन के कारण बंगाल में विरोध सभाएं हुई, जिसके तहत सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली गई। आंदोलन के जो नेता थे, माने स्वदेशी आंदोलन के जो नेता थे, वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है बात एक ही है। आंदोलन के जो नेता थे वो पूना और बॉम्बे माने लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और जीत सिंह। दिल्ली से सैयद हैदर रजा और मद्रास चिदम्बरम पिल्लई थे। ठीक है, तो ये नेता थे। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक
प्रत्येक भारतीय नागरिक का है। क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, फिर कानूनी अधिकार है। तो क्या है साथियों? मौलिक कर्तव्य है। चलिए हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात करें साथियों। अनुच्छेद 51A भाग 4A स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है साथियों। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग्य है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है साथियों, वो भी अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वो भी आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को साथियों संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। इसका उद्देश्य साथियों एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करना है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रदान करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 40? तो साथियों अनुच्छेद 45 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 38 जो है साथियों राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व संबंधित है। ठीक है, झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितने रुपए है? 7,000, 5,000, 4,000, 6,000? तो साथियों 6,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जिसे IGMSY कहते हैं, के तहत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। इस योजना का मकसद इन महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है। झारखंड राज्य की सीमा साथियों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों से लगती है, याद रखिएगा। 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? अमित पंघाल, मनीष हर्षित, सतीश कुमार, साक्षी चौधरी? तो कौन थे साथियों? सतीश कुमार थे। सतीश कुमार टोक्यो 2020 में एक राउंड जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। सुपर हैवीवेट वर्ग में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज सतीश ने राउंड ऑफ 16 में जमैका के रिकार्डो का ब्राउन को 4-1 से हराया। ब्राउन के खिलाफ मुकाबले के दौरान सेना के मुक्केबाज ने माथे और ठोड़ी पर 2 गहरे कट लगने के बावजूद प्रतियोगिता में बने रहने का फैसला किया। कुमार को 13 टाँके लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिंग में प्रवेश किया और उज्बेकिस्तान के बखोदिर जलालोव के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला किया। निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? फिलेमोन यांग, डेनिस फ्रांसिस, जम्पी कैमरून, नेहल विराव? तो साथियों फिलोमोन यांग, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की है। UNGA का जो पूरा नाम है साथियों वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भी कहते हैं। 10 सितंबर 2024 से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं कैमरून के फिलेयोन यांग द्वारा की गई। ठीक है साथियों, तो हमारे जो साथी अभी तक वीडियो में बराबर निरंतर बने रहे उनको तो सीख मिल गई होगी, और जो हमारे साथी जिनको ये प्रश्न आ रहे होंगे उनका रिवीजन हो गया तो उनको भी सीख मिली। तो जो हमारे साथी निरंतर बने रहे उनको सीख मिली, और जो हमारे साथी वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले गए तो थोड़ा सा वंचित रह गए। तो इसीलिए कहते हैं साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। 20-25 मिनट कुछ बड़ी बात नहीं होती है, वो भी आपके भविष्य के लिए 20-25 मिनट देना तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों हमारे जो पुराने साथी हैं वो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो भी लाइक करें और शेयर करें। और साथियों PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और PDF आसानी से प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार वीडियो देखेंगे उसके बाद PDF आप रख लेंगे, फिर PDF देखेंगे, भविष्य में या 2-4 दिन बाद फिर देखने को मौका मिला तो आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिए या फिर PDF देख लीजिए, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए।